आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। तो सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास का। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, और पथ के साथी है संस्मरण किसकी? महादेवी वर्मा का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का खा है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गुलाब राय। तो साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, ठीक है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं बाबू गुलाब राय। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, और गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलनाथ की है, अष्टयाम है नाभादास की, और वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथा। हिंदी की पहली कथा है आत्मकथा है अर्धकथा, किसकी है? बनारसी दास जैन की। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। इसके बाद है पाणिनि कालीन भारत शोध, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। फिर है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। तो बेचारकी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। और अंत में हरिशंकर प्रसाई की रचना है, मिशन इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की है, और मंदाकिनी है सूर्यबाला की कहानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा है किसकी? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, ठीक है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो यहाँ पर अनाम दास का पोथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। अपने अपने अजनबी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है, और सुखदा जैनेन्द्र कुमार की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। चांद का मुटेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है, और प्रादक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हो, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला है, और महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, यामा महादेवी वर्मा की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद के पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो जहाँ मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, राष्ट्रीय शब्द दिख जाए, ठीक है, वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा
उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है, चलो उसको देख लेते हैं। जो ये हाईलाइट है, ठीक है, अंडरलाइन है, उसकी व्याख्या करना है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में स्वीकार होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था, राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आपने अभी पढ़ा था सबसे ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आपको उत्तर पैराग्राफ में मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, बस ध्यान से आपको पैराग्राफ पढ़ना है। सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, आपने अभी देखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में ही लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो जहाँ पर अशोक शब्द दिख जाए, ठीक है, कालिदास शब्द मिल जाए, ठीक है, कालिदास शब्द बहुत बार मिलेगा आपको, तो समझ जाइएगा कि पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आपको लिख देना है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रकार उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्याख्या कैसे लिखना है, लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा युक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पा रहा है। तो आपने अभी पढ़ा था, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पा रहा है। फिर है अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो अशोक पुष्प का सम्मान कालिदास से मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेम है वैसे ही आपको करना है, ठीक है, 10 अंक का होगा। गद्यांश पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ हो देता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक रूप में होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है, ठीक है। गोपिया कहते लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है, ठीक है। इसकी सारी कहानी, इसकी संपूर्ण कहानी बदनाम होने की है। इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ
होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरता है। ठीक है, मेरा अंतःकरण मेरा मन भली प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिता, यानी ब्रज के समस्त लोग पागल हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम, तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी की बता दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं व्याख्या किसकी पूछ रहा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुई नाहक पूछत कौन बिता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। गोपियाँ कह रहे हैं कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए भी ब्रज के समस्त लोग अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। प्रेम की सारी कथा क्या होने की है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है, आपने अभी पढ़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है। तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। फिर है ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं, तो अपनी लास्ट लाइन में पढ़ा था ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं अथवा वाला, क्योंकि इसमें भी 2 पूछता एक करना रहता है। ठीक है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं हे उद्धव आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं। तो उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ, तो हे उद्धव आप वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं। फिर गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव दया कर दर्शन दीनो, हे उद्धव आपने दया करके मुझे दर्शन दिया है, दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ, तो उस दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ, भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारों में, एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बसकर मुझे उजाड़ दिया है। ये मैं अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब हमारे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम, तो पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग, कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या वैसे मैंने पूरी की बता दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद है गा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा। तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं, तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है, तो बैन पाहन शब्द का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन सभी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग चैनल में जा करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा में पूछता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तो इन तीनों को हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तीनों साहित्यिक परिचय पढ़ा दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर 7वां नंबर है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। ठीक है, तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है खंड खा, इसमें 8 का नंबर है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो चलो इसका अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले कैसे लिखना है इसका अनुवाद, फिर संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो अथेका शकुनी सर्वेशाम मध्य आशयम ग्रहणार्थ त्रिकत्व आश्रयत, तत्पश्चात पश्चियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। ततः एकः काका उत्थाय, तब एक कौवा उठ करके कहा तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस एतस्मिन् राज अभिषेक काले एवं मुख्य मुखम कुद्रस चाकिदसो भविष्यत, यानी इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है, तो क्रुद्धश्चा कीदृशम भविष्यत, तो क्रोध के समय कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोध होकर देखने पर वह मन हम सभी तप्त कटा है, मैंने गर्म कढ़ाई में परक्षिप्ता स्थिला, मैंने डाले गए तिल के समान, इत्र तत्र तत्रयो घन क्षमा, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम ना रोजते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है।
इसके बाद अथवा वाला देखेंगे, ठीक है, दो पूछता है, इसमें भी एक करना रहता है। सप्तदश वर्षाण यावत अमृत प्राप्य उपाय चिंतयत मूल शंकरा ग्रामात ग्रामा नगरम नगरम वनाद वनम पर्वतान पर्वतम भरमत परम नाविंद आतिरम तृप्तम अनेकेभ्यो विद्वद्भ्या व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राणि योग विद्या च आशिक्षत नर्मदा तटे च पूर्णनंद सरस्वती नामना सन्यासिना साकाशत सन्यासम गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव गांव शहर शहर वन वन पर्वत पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खा नंबर। इसमें क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो सोने घना नाम पलवगह प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन रुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवा अम्बुधारा विहता नंदत। तो यहाँ पर देखिए, अनेक रूप आकृत वर्णनादा, अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, ठीक है, मेघों की गर्जना से, सोने घना नाम, ठीक है, घना नाम माने क्या होता है, मेघों की, सोने माने गर्जना से, मेघों की गर्जना से, ठीक है। चिर सन रुद्राम माने बहुत समय से, बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर, ठीक है, बहुत समय तक रुकी हुई नींद को, विहाय माने त्याग कर, निद्रा माने नींद को, विहाय माने त्याग कर, प्रबुद्धा माने जागे हुए मेढक, ठीक है, जागे हुए मेढक, नवा अम्बुधारा विहता जल की धारा से, जल की धारा से चोट खाकर, नंदनति माने बोल रहे हैं अर्थात शब्द कर रहे हैं, ठीक है। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नए जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं अर्थात शब्द कर रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ से के वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ना चोरिहार ना राजहार ना भरत भाज्यम ना चाभारिकार व्यय कीर्ते वर्ते योम नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो देखिए यहाँ से अर्थ देखेंगे, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। ना चोरहार, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार, ना राजा छीन सकता है, और ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, और ना चाभारकर, और ना ही या बोझा बनता है। बे कृत्य, जितना हम बांटते हैं, वर्धते ओम नित्य, नित्य उतना ही बढ़ता है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 अंक का है, 2-2 अंक के। मूर्खाणाम काला कथम गच्छत। तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्राया कलहेन वा गच्छत। दयानंद भगिनी कथम पंच तत्वम गता। दयानंद भगिनी विसूचकया पंचत्वम गता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चीन भारत मैत्री कदा संभूता। तो चीन भारत मैत्री श्री जवाहरलाल महोदय से प्रधानमंत्री काले संभूता। अगला है संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन के गुणा सज्जायन्ते। संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सज्जायन्ते। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का खा और गा है। रस अलंकार छंद से, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस, रूपक अथवा अनन्वय अलंकार, चौपाई अथवा हरगीत का छंद। तो 2-2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा, रस अलंकार छंद का, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसी से परीक्षा में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, दहेज प्रथा में एक अभिशाप, गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन से लाभ, ग्राम विकास की मनरेगा में भूमिका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का पहला है, चयनम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो चयनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम। इसके बाद है निश्चला का संधि विच्छेद। तो निश्चला का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे निश्चला, निश्चला पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद। तो अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, अंतः प्लस राष्ट्रीय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निर्विघ्नम में समास है, 1 नंबर का है निर्विघ्न। तो यहाँ पर निर उपसर्ग लगा है, तो इसमें अव्ययीभाव समास होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दशानन में समास है। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, 10 आनान मुख्य सा, ठीक है, 10 आननानि मुख्य सा, इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसके बाद है
13 नंबर प्रश्न, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित करने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गुरुत्व, गुरुत्वा में क्या होता है, गुरु शब्द है और धातु क्या है, तो प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद कृत्वा, तो कृत्वा में क्री धातु है और प्लस अक्त प्रत्यय है। इसके बाद दृष्टव्या, तो दृश्य में दृश्य धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सोनरिया में प्रत्यय क्या है, अनियर प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चों, और बंधुत्व में तव्यत प्रत्यय है, और बलवान में मतुप प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद में खा नंबर है, क्या पूछ रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। ग्राहम प्रतिगच्छा, ग्राहम प्रतिगच्छा, तो जहाँ पर दिख जाए अभिता शब्द, क्या अभिता सूत्र होता है, अभिता परिता समया निक्सा हा, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। ठीक है, योगे अपि, तो अभिता परता समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, तो इस तो यहाँ पर देखिए प्रति शब्द आ गया है। ठीक है, इसमें प्रति है, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अभिता परता समय निक्सा हा प्रति योगे अप, इसमें कौन सी विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय विभक्ति। इसके बाद है दूसरा, रामेण सह सीता वनम गच्छत, तो यहाँ पर सह शब्द आया है। ठीक है, तो सह शब्द आया है, तो सह के योग से, यानी सह को याद रखना आपको, जहाँ पे सह दिख जाए वहाँ पर समझिएगा तृतीय विभक्ति है। ठीक है, फिर है अग्नेय स्वाहा, तो जहाँ पर नमः शब्द दिख जाए, क्या नमः, स्वस्ति शब्द दिख जाए, स्वस्ति शब्द, स्वाहा शब्द दिख जाए, ठीक, और स्वधा शब्द दिख जाए, स्वधा, फिर क्या दिख जाए, अलम, अलम शब्द दिख जाए, वसट शब्द दिख जाए, वसट, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तो इतना याद रखना है आपको। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।